किसी भी लिविंग बीइंग के लिए सर्वाइव करना कितना इंपॉर्टेंट होता है और सर्वाइव करने के लिए हमारे जैसे ह्यूमन बीइंग के लिए सर्वाइव करने के लिए क्या क्या लगता है। सबसे इंपॉर्टेंट तो फूड, वाटर, क्लोथ्स, शेल्टर। मतलब ये चार ही चीज़ें बताई जाती है कि हमें इतनी चीज़ें लगती है। पर मुझे लगता है कि इससे भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ लगती है, वो है लोग। हम लोगों के सिवाय नहीं रह सकते, हम अकेले नहीं रह सकते। और आज हम इस वीडियो में जो बात करेंगे, जो फिल्मों के बारे में बात करेंगे कि ये जो लोग हैं, जो कैरेक्टर्स है फिल्म में से, वो कहीं ना कहीं जो कम्युनिटी है उनसे अलिप्त हो गए हैं, कम्युनिटी से बहुत ज़्यादा दूर गए हैं, किसी सिचुएशन में फंस गए हैं और वहाँ उन्होंने किस तरह से अपने सर्वाइविंग के तरीके उन्होंने ढूंढ लिए हैं। वो वहाँ किस तरह से उन्होंने सर्वाइव किया, जैसे कि बहुत बड़े जंगल में या रेगिस्तान में या एक बंद रूम में या बहुत बड़े ओशियन में उन्होंने खुद को सर्वाइव करने के किस तरह से तरीके अपनाए, उनके माइंड पर किस तरह से उस प्रोसेस का असर हुआ, वो किस तरह से बातें करते थे नॉन लिविंग थिंग्स से, उसके बारे में इस फिल्म में, इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हाय गाइस, मेरा नाम है तुषार और आपका स्वागत है सिने अनबॉक्सिंग में। तो पहली फिल्म है कास्टअवे। इसका जो डायरेक्शन है वो किया है रॉबर्ट जेमेकिस ने और जो लीड रोल है वो प्ले किया है टॉम हैंक्स ने। अब देखो, ये स्टोरी है चक नोलन नाम के एक अमेरिकन फेडेक्स नाम के कंपनी में काम करने वाले एनालिस्ट एग्जीक्यूटिव की। तो उसका काम क्या होता है कि कोई भी रुकावट आई काम में कंपनी के, तो वो वहाँ जाके उसको सॉल्व करनी पड़ती है। तो ऐसे ही वो एक काम करने के लिए अमेरिका से मलेशिया जा रहा होता है। तभी उनकी जो प्लेन है वो क्रैश हो जाता है ओशियन में, पैसिफिक ओशियन में। जब इसकी नींद खुलती है, जो चक नोलन है, जो टॉम हैंक्स का कैरेक्टर है, उसकी नींद खुलती है तो उसको भी पता चलता है कि वो एक आइलैंड पे है जहाँ कोई भी नहीं है। उसके जो भी साझेदार थे, जो प्लेन में लोग थे, वो सब मर गए। अब वो अकेला ही है। तो वो खुद को किस तरह से अडेप्ट कर लेता है उस सिचुएशन को लेकर। वहाँ आइलैंड पे वो कैसे आग जलाता है, कैसे खाना बनाता है, पानी कौन सा पीता है, क्योंकि वहाँ तो ओशियन है, खारा पानी तो नहीं पी सकता। फिर नॉन लिविंग थिंग्स को ही अपना दोस्त बनाता है, उनसे ही बातें करता है और ऑब्वियसली लास्ट में किस तरह से वहाँ से छूटता है, वहाँ से अपना रास्ता बनाता है अपने घर के लिए। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक होप देने वाली मोटिवेशनल स्टोरी है, ये आप देख सकते हो। दूसरी फिल्म है द वे बैक। ये आई थी 2010 में और इसका जो डायरेक्शन है वो किया है पीटर वायर ने। ये फिल्म मुझे बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है क्योंकि इस फिल्म को बेसिकली जो इसका ईरा दिखाया है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का है। इसके बारे में मैंने बहुत सी बुक्स पढ़ी थी और जो भी उस ईरा के लोगों ने जो कॉन्सेंट्रेशन कैंप में रहे थे, वहाँ से सर्वाइव होके वापस आई थी। जैसे कि मैं एक बुक पढ़ा था हेल्गास डायरी, तो वो बहुत रिलेट होता है। पर इस फिल्म की स्टोरी क्या है? इस फिल्म में जर्मन आर्मी नहीं दिखाई, इस फिल्म में हमें सोवियत और पोलिश आर्मी दिखाई है। सोवियत आर्मी ने जब ऊपर से पोलिश जो पोलैंड है उसको कब्जा लिया था, तो एक पोलिश ऑफिसर था जिसका नाम होता है यानुश, तो उसको ये पकड़ लेते हैं सोवियत आर्मी और उसके ऊपर चार्ज है कि तुमने स्पाई किया है, तुमने जो भी जासूसी की है, और इसकी वजह से उसे 20 साल की सज़ा सुनाई जाती है। और उसे एक लेबर कैंप में, जिसे गुलाग कहा जाता था, वो स्टालिन के जो भी एरा था उसके एरा में चालू हुआ था, वो लेबर कैंप था, उसमें लेबर्स को रखते थे। तो जो यानुश है वहाँ 20 साल के लिए वहाँ रखते हैं, पर यानुश को वहाँ नहीं रहना। यानुश वहाँ से रास्ता निकालता है, कुछ लोग होते हैं दूसरे उनको लेकर, और वो पैदल चलकर साइबेरिया, पोलैंड, साइबेरिया से लेकर वो इंडिया में ऊपर से हिमालयाज में वो 4000 माइल चलकर आता है। तो बेसिकली इनकी जो जर्नी है ना, जर्नी में कौन कौन लोग उसे मिलते हैं, कौन कौन लोग उसे किस तरह से हेल्प करते हैं, बहुत से लोग उसे छोड़ के जाते हैं, बहुत से लोग मर जाते हैं, बहुत से लोग कनेक्ट होते हैं। ये जो जर्नी है ना, ये जो कारवा है ना, ये इतना इंटरेस्टिंग है और इतनी अच्छी तरह से शूट किया है कि आपको जो एनवायरनमेंट क्रिएट किया है, आपको लगता है कि आप खुद वहाँ पर हो। बहुत ही अच्छी फिल्म है, ये भी आप देख सकते हो। तीसरी फिल्म है, फिल्म का नाम है लाइफ ऑफ पाई। अब देखो, लाइफ ऑफ पाई फिल्म मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है और बहुत लोगों ने आपने देखी भी होगी। एक्चुअली ये फिल्म का जो फील है ना, जो विजुअल ट्रीटमेंट है, वो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगती है क्योंकि फिल्म का जो ऑब्वियसली ये सर्वाइविंग ड्रामा फिल्म है। सर्वाइवल करना कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होती, मतलब किसी भी चीज़ में आप अकेले फंसे हो तो सर्वाइविंग करना अच्छी नहीं होती, मतलब ये डल चीज़ है कहीं ना कहीं। वही वो चीज़ होने के बावजूद भी पूरी फिल्म हमें अंगली ने
कलरफुल अंदाज से दिखाई है, बहुत कलरफुल फिल्म दिखती है, जैसे एक स्टोरी चली हो, जो कि फिल्म की स्टोरी ही ऐसी है कि हमें पता चलता है कि जो इरफान खान का कैरेक्टर है, जो पाई पटेल है, वो एक स्टोरी बता रहा है एक रिपोर्टर को, तो वो एक अलग ही ट्विस्ट है फिल्म में, पर फिल्म बहुत ही अच्छी है। फिल्म की स्टोरी क्या है, पाई पटेल नाम का एक इंडिया का लड़का है, उसकी फैमिली, जो उसके पापा है उनका जू है, उनके पास बहुत से एनिमल्स है, उसमें शेर है, जीब्राज है, सब एनिमल्स है। अब उन्होंने एक बात तय की है कि वो इंडिया से कनाडा जाएंगे, जो भी उनके एनिमल्स है वो सारे बेच देंगे और अपने एक नॉर्मल सी लाइफ जीना शुरू कर देंगे। तो ये करने के लिए वो कनाडा जा रहे होते हैं, तभी उनकी जो शिप है वो डूब जाती है पानी में, सारे एनिमल्स मर जाते हैं। जब उसकी नींद खुलती है तब वो अपने खुद को एक लाइफ बोट पे पाता है, और उस लाइफ बोट में क्या क्या होता है, एक औरंगटून जो बंदर होता है वो, दूसरा जीब्रा, हाइना और रिचर्ड पार्कर जो कि एक बहुत ही बड़ा टाइगर होता है। तो बेसिकली उसके साथ उसकी जर्नी किस तरह से है, वो उसको किस तरह से खाना देता है, फिर उनके बीच में रिलेशन किस तरह से बढ़ता जाता है, वो उसको भी किस तरह से इस आइलैंड से, इस बहुत बड़े समंदर से, ओशन से आज़ाद करता है, बाहर ले जाता है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी इस फिल्म में हमें दिखती है। चौथी फिल्म है द कैप्टन फिलिप्स। इसका जो डायरेक्शन है वो किया है पॉल ग्रीनग्रास ने। अब देखो ये फिल्म का जो लीड रोल है वो भी टॉम हैंक्स ने प्ले किया है। इसके ऊपर मैंने टॉप डिटेल में वीडियो बना है मेरे चैनल पे, आप वो जाके चेक कर सकते हो। पर यहाँ मैं आपको एक हल्की सी आइडिया दे देता हूँ कि फिल्म में क्या है। बेसिकली एक अल्बामा नाम की शिप होती है जो ओमान पोर्ट से केनिया जा रही होती है। वो क्यों जा रही होती है, क्योंकि केनिया में भूखमरी है, केनिया में वाटर क्राइसिस है। तो वहाँ के जो लोग हैं उनको खाना देने के लिए, वहाँ के जो लोग हैं उनको पानी देने के लिए बेसिकली जो ये शिप है वो जा रही होती है। तो आपको पता होगा कि केनिया में जाने के लिए ओमान से बीच में सोमालियन बेसिन आता है। तो सोमालियन पायरेट्स है वो बेसिकली जो शिप है वो हाईजैक कर लेते हैं। अब जब हाईजैक कर लेंगे तो निगोशिएशन करना पड़ेगा। तो निगोशिएशन के लिए टॉम हैंक्स जो कैप्टन फिलिप्स है वो सोमालियन पायरेट्स के साथ जाता है और वो उन्हें पकड़ लेते हैं। फिर जो अमेरिकन आर्मी है, जो नेवी हो, किस तरह से उनको वहाँ से बाहर निकालती है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी इस फिल्म में दिखती है। पांचवी फिल्म है, ये मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगती है क्योंकि हमारे इंडिया से है और बहुत अलग कुछ उन्होंने ट्राई किया था। विक्रमादित्य मोटवानी की फिल्म है ट्रैप, ये आपको प्राइम पे भी मिल जाएगी। इसके लीड रोल प्ले किया है राजकुमार राव ने। एक बहुत ही सुंदर फिल्म है और ये मुझे फिल्म है ना हाईली इंस्पायर लगती है कास्टअवे से। अगर आपने कास्टअवे पहले देखी होगी तो आपको पता चलेगा कि ट्रैप कहीं ना कहीं जो आइडिया है वो इंस्पिरेशन लिया है, पर उन्होंने कहीं मेंशन नहीं किया, वो अलग बात है। पर इस फिल्म की बात करें तो क्या, एक शौर्य नाम का एक मुंबई का लड़का है जो कि एक नॉर्मल है यार, अपनी एक शादी करना चाहता है, बीवी बनाना चाहता है, बच्चे पालना चाहता है। ये नॉर्मल माइंडसेट का लड़का एक क्यूबिकल्स में काम करता है। तो उससे एक गर्लफ्रेंड बन जाती है, पर वो गर्लफ्रेंड बोलती है कि मेरी शादी है 2 दिन में, अगर तुमने घर मैनेज नहीं किया कोई भी रूम तो मैं शादी कर लूँगी बाहर किसी से। तो ये बंदा एक दिन में घर ढूंढने के लिए, जो भी फ्लैट ढूंढने के लिए बंदा चलता है। तो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है, वहाँ उसको एक फ्लैट मिलता है कम पैसों में, 3 महीने के लिए, कोई रेंट ज़्यादा नहीं है और कोई रहने के लिए नहीं है। पर प्रॉब्लम एक है कि उस बिल्डिंग में, पूरी बिल्डिंग में कोई नहीं है, मतलब उसका काम बंद पड़ा है। पर उस फ्लैट में सब चीज़ें हैं, ऐसे बोला जाता है पहले तो कि इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर सप्लाई है, सब है, तुम्हें सिर्फ वहाँ जाके रहना है। पर जब वो वहाँ जाता है तब गलती से वो अंदर ही बंद हो जाता है अकेला, जो चाबी है वो बाहर रह जाती है। अब वो अंदर है अकेला, इतने बड़े बिल्डिंग में, टॉप फ्लोर पे, कोई सुनने वाला नहीं है वहाँ। उसके पास खाना नहीं है, पानी नहीं आता, फ़ोन के लिए इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। वो किस तरह से मैनेज करता है, किस तरह से वो रहा रहता है, इसकी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी इस फिल्म में दिखाई गई है। ये जो मैंने 5 फिल्में बताई, ये आपको होप देती है एक जीने का, आपको एक बताती है कि यार जीना इम्पॉर्टेंट होता है, सरवाइव करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। मैंने जब, अब देखो ये मैं थोड़ा आउट ऑफ द सब्जेक्ट बोल रहा हूँ, पर मैंने जब बेसिकली ये बुक्स पढ़ना शुरू किया था इसके ऊपर, जो भी सर्वाइविंग या जो कंसंट्रेशन कैंप से लोग आए थे छूटकर, उनके ऊपर जो बुक्स पढ़ना मैंने शुरू किया था, तो मुझे एक बात रियलाइज़ हुई थी कि जो सर्वाइव लोग होके आए हैं, मुझे एक क्वेश्चन हर बार आता था कि यार अब ये सर्वाइव होके आए कि इनको तो अब मौत के मुंह से आए, इनको
लाइफ में कभी प्रॉब्लम ही नहीं होगी, मतलब डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, ये चीज़ें ही नहीं होगी, क्योंकि इन्होंने तो इतना बड़ा दुख देखा है, इतना बड़ा डर देखा है, तो उनके लिए अब क्या डर होगा। पर ऐसा नहीं है दोस्तों, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग ये जस्ट वे ऑफ लाइफ है, जस्ट पार्ट ऑफ लाइफ है। ये आपको, मुझे लगता है कि मरते दम तक फेस करना पड़ेगा। हाँ, पर सिर्फ एक बात होती है कि आप उसको कितने देर तक झेल पाते हो, यही सक्सेस होता है। जो जय शेट्टी भी बोलता है कि ये सक्सेस नहीं है कि आपको कभी डिप्रेशन, ओवर थिंक होगी ही नहीं, आपको कितने देर तक होगी ये प्रॉब्लम है, और उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। प्रॉब्लम्स आना जाना ये तो यार यही लाइफ है। तो अगर आप किसी सिचुएशन से जा रहे हो तो समझो कि सर्वाइव करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और सर्वाइव कीजिए। बाकी आज के लिए इतना ही, बाय।